गुड इवनिंग टू ऑल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के बारे में बतलाया और उसके बैलेंस्ड कंडीशन को हमने प्रूफ किया और जाना। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस मीटर ब्रिज के बारे में, जिसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दरअसल ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम अपने फिजिक्स लैब में भी करते हैं और इस डिवाइस पर बेस्ड 2 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हमें करने हैं, जो कि सीबीएसई के द्वारा रिकमेंडेड है। आपको 15 एक्सपेरिमेंट्स में से 2 एक्सपेरिमेंट जो हैं वो मीटर ब्रिज पर बेस्ड हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग ठीक से समझ लेना, ताकि प्रैक्टिकल करने के वक्त हमें कठिनाई ना हो। तो मीटर ब्रिज क्या है ये समझते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं फिजिक्स लैब में। अब ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है? इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रिंसिपल पर ही काम करता है, और जैसा कि हम जानते हैं, प्रूफ कर चुके हैं, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। याद करो, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये जो 4 रेसिस्टेंस आर्म्स हुआ करते थे, उसमें P अपॉन Q उसके 2 आर्म्स के रेसिस्टेंस आर्म्स जिनको कहा जाता है, उन रेशियो आर्म्स में जो रेसिस्टेंस की रेशियो थी वो R अपॉन S के इक्वल हमने प्रूफ किया है। वेयर S इज द अननोन रेसिस्टेंस। S वो अननोन रेसिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और इसके लिए फॉर्मूला हम बड़े आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। S इज इक्वल टू R इंटू Q अपॉन P। ये सब मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ आपको। तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे और इसी प्रिंसिपल पर, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन वाले प्रिंसिपल पर ये काम करता है, ये मीटर ब्रिज इंस्ट्रूमेंट। तो पहले समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट कैसी होती है। It consists of 1 meter long manganese wire stretched along a meter scale fixed over a wooden board। क्या करते हैं, एक वुडन बोर्ड लेते हैं और 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा लंबा वुडन बोर्ड होता है और कोई 10-15 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है उस वुडन बोर्ड की, ठीक है। और उस वुडन बोर्ड पर 2 पॉइंट्स A और C के बीच 1 मीटर, एग्जैक्टली 1 मीटर लॉन्ग, एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर, न थोड़ा भी ज़्यादा न थोड़ा भी कम, एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर लॉन्ग मैंगनीन का एक वायर लेते हैं और उन 2 पॉइंट्स के बीच उस वुडन बेस के ऊपर, उस वुडन बोर्ड के ऊपर 2 पॉइंट्स के बीच एग्जैक्टली 1 मीटर के फासले पर स्क्रू की मदद से हम क्या करते हैं, एक एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर लॉन्ग मैंगनीन वायर को उसके साथ स्ट्रेच करके उसको अटैच कर देते हैं, ठीक है, बिटवीन पॉइंट्स A एंड C। अब मैंगनीन वायर क्या होता है समझ लो। पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये एक एलॉय है। मैंगनीन जो है एक एलॉय है, जो कॉपर, मैग्नीज, इन सब का एलॉय है। और जैसा कि तुम जानते हो, ये एलॉय जो होते हैं इनकी रेसिस्टिविटी अच्छी खासी होती है, इनका रेसिस्टेंस अच्छा खासा होता है। और दूसरी बात कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा जो है इनकी काफ़ी पुअर होती है, जिसके कारण अगर टेम्परेचर किसी कारण से बढ़ जाता है, लार्जर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने की वजह से, किसी तरह से देखेंगे हम लोग, तो ये गर्म तो होंगे लेकिन उसकी वजह से इनका रेसिस्टेंस जो है नाम मात्र का चेंज होता है। इसीलिए हम मैंगनीन का बना हुआ वायर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं। हम दूसरा वायर भी ले सकते हैं, जैसे कॉन्स्टेंटिन एक मटेरियल है, वो भी एलॉय ही है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो मैंगनीन इज जनरली यूज्ड इन दिस मीटर वायर ब्रिज। तो एक वुडन बोर्ड पर जिसकी लंबाई 1 मीटर से थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके 2 पॉइंट्स A और C के बीच हम एग्जैक्टली 1 मीटर लॉन्ग मैंगनीन वायर अटैच कर देते हैं, जिसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होती है, ठीक है, हर जगह एक समान थिकनेस होगी, और इसको इस तरह से फिक्स कर देते हैं। अब पॉइंट A और C के साथ जहां पर ये दोनों अटैच्ड हैं, दरअसल इस मैंगनीन वायर के नीचे एक लकड़ी का वुडन स्केल, जिसकी लंबाई एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर की होती है,
वो फिक्स करी जाती है। एक्चुअली उस इन दो पॉइंट्स ए और सी के बीच जो मैग्नीन वायर अटैच्ड है स्ट्रेस करके, इसके नीचे से वो स्केल पास करती है। एग्जैक्टली ए और सी के बीच 100 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी 1 मीटर लॉन्ग वुडन स्केल होती है, लकड़ी की एक स्केल होगी, और उस स्केल के ऊपर में ये 1 मीटर लॉन्ग 100 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीन वायर फिक्स किया जाता है। ए और सी पॉइंट से एल शेप के 2 थिक मेटालिक स्ट्रिप्स मेड ऑफ कॉपर, जनरली कॉपर के बने होते हैं, इनको हम अटैच करते हैं। देखो ये एल शेप के एक स्ट्रिप जो है यहाँ जुड़ गया, कॉपर का स्ट्रिप, एक स्ट्रिप जो है यहाँ एल शेप का जुड़ गया, ठीक है। ए और सी पॉइंट से इस तरह से अटैच्ड हो गए। छोटे छोटे एल शेप के स्ट्रिप होते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट स्मॉल ए हो गया, यहाँ एक पॉइंट B1 है, ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में इसी बोर्ड पर एक और कोई 5-7-10 सेंटीमीटर लंबा एक स्ट्रिप जो है इसी मटेरियल का, कॉपर का ही बना हुआ, अटैच कर दिया जाता है बोर्ड पर ही। स्क्रू वगैरह की मदद से छोटी छोटी कील लेकर के उसको फिक्स कर दिया जाता है वुडन बोर्ड पर, उसको ठोक करके, उसको पिक करके, ठीक है। और इस तरह से ये 3 मेटल के स्ट्रिप्स, एक तो लीनियर होगा 5-10 सेंटीमीटर लंबा, और 2 एल शेप के स्ट्रिप्स जो हैं ए और सी से कनेक्ट हो गए, और एक ये सब बोर्ड पर फिक्स कर दिए जाते हैं कील की मदद से, ठीक है। कील या स्क्रू की मदद से फिक्स कर दिया जाता है वुडन बोर्ड के ऊपर। ये सारा सिस्टम वुडन बोर्ड पर रहता है, ये वाला सारा सिस्टम, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ तुम देखो क्या हुआ, 2 गैप्स क्रिएट हो गए यहाँ इन 2 मेटल स्ट्रिप्स के बीच, कॉपर स्ट्रिप्स के बीच एक गैप यहाँ क्रिएट हो गया, AB गैप, और यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया, A1 B1 गैप क्रिएट हो गया। ध्यान देना, यहाँ बीच में कोई मेटल स्ट्रिप नहीं है, यहाँ कोई मेटल स्ट्रिप नहीं है, तो ये 2 गैप हो गए, AB और A1 B1 गैप हो गए। ये जो AB गैप है, यहाँ पर हम इन दोनों के बीच एक रेसिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर देते हैं। एक रेसिस्टेंस बॉक्स जिसमें बहुत सारे रेसिस्टेंस कीज होते हैं, और तुम लोगों ने 10th क्लास में लर्न किया होगा, देखा होगा जरूर, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट जब किए होंगे तो, ठीक है। तो A और B के बीच एक रेसिस्टेंस बॉक्स प्लेस करते हैं, जिसकी मदद से हम जितने ओम का रेसिस्टेंस चाहें यहाँ पर R के रूप में यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 5 ओम, तो 5 ओम वाली की निकाल देंगे तो 5 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर 10 ओम वाला की निकालेंगे तो 10 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक सर्टेन नोन वैल्यू वाला रेसिस्टेंस R ओम का रेसिस्टेंस, इस रेसिस्टेंस बॉक्स की मदद से हम यहाँ पॉइंट स्मॉल a और स्मॉल b के बीच कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाली स्ट्रिप दिख रही है कॉपर की, इसमें 3 स्क्रूज होते हैं, 3 स्क्रूज। एक स्क्रू तो हो गया पॉइंट बी से कनेक्टेड, बीच मिडिल स्क्रू जो है वो पॉइंट कैपिटल डी कहलाएगा, और ये राइट हैंड साइड वाला ये जो स्क्रू है ये दिस इज कॉल्ड A1, ठीक है। अब ये A1 और B1, यहाँ भी एक स्क्रू है, A1 और B1 के बीच उस अननोन रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू हमें इस इंस्ट्रूमेंट डिवाइस की मदद से हमें निकालनी है, ठीक है। तो S हो गया वो अननोन रेसिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, उसे A1 B1 के बीच कनेक्ट करेंगे तो ये इस गैप के बीच ये S कनेक्ट हो गया अननोन रेसिस्टेंस। AB गैप के बीच एक नोन वैल्यू का रेसिस्टर रेसिस्टेंस बॉक्स की मदद से हम कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है। अब करते क्या है कि ये जो पॉइंट D है, जैसा मैंने बताया इस मिडिल स्ट्रिप के बीच में एक स्क्रू होगा, वहाँ जो पॉइंट D है वहाँ से एक कनेक्टिंग वायर लेते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं, और कनेक्टिंग वायर का एक छोर यहाँ जोड़ देते हैं और दूसरे छोर को एक रेसिस्टेंस बॉक्स से, जहाँ 500, 1000, 2000, 5000 ओम तक का रेसिस्टेंस हम रखते हैं, और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर इस रेसिस्टेंस, इस वायर का जो एक दूसरा टर्मिनल जो होगा वायर का, एक दूसरा कनेक्टिंग वायर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा ये करना, और उसको रेसिस्टेंस बॉक्स के एक दूसरे टर्मिनल से निकाल करके, जोड़ करके, और फिर उसे गैल्वेनोमीटर, हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और फिर गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से एक और कनेक्टिंग वायर लेकर के, एक दूसरा कनेक्टिंग वायर लेकर के
उसको एक जॉकी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जॉकी क्या होता है समझो, जॉकी प्लास्टिक जैकेट के अंदर एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा थिक होता है, पेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, चारों ओर से बेकेलाइट का प्लास्टिक का जैकेट होता है, और एक छोर पर तो इसका एक स्क्रू होता है जिससे हम एक कनेक्टिंग वायर के एक छोर को हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, और बीच में मेटल की एक रॉड रहती है। अब वो जो मेटेलिक रॉड है वो सामने से ये फ्लैटेंड होती है, थोड़ी सी ये चपटी होती है, ठीक है, और उसके बाद ये जॉकी हो गया। अब इसको हम हाथ से पकड़ के होल्ड करके, और इस ये जो वायर है 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन वायर, उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर उस जॉकी के जो मेटेलिक एंड है पॉइंटर को हम जगह जगह कांटेक्ट में रखते हैं, ठीक है। तो जब हम जॉकी को डिफरेंट पॉइंट्स पर कहाँ कांटेक्ट में रखेंगे, और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस वायर के ऊपर, ये जो मैग्नीन वायर है ना 1 मीटर लंबी, इसके ऊपर जगह जगह इस जॉकी को, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा सिस्टम जो है, ये जॉकी को हम हाथ में लेकर कहीं से कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, मूवेबल होता है। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये वायर थोड़ी लंबी लेंगे, करीब आधा पौन मीटर 1 मीटर लंबी वायर लेंगे, तो ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए, सहूलियत हो जाएगी। अब इस जॉकी को इस वायर पर जगह जगह हम स्लाइड कर सकते हैं कहीं भी। मान लो कि किसी एक पॉइंट पर हमने जॉकी के स्लाइडर, जॉकी के पॉइंट को हमने प्लेस किया, तो पता चला कि गैल्वेनोमीटर जो है एक पर्टिकुलर साइड में, राइट साइड को डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस स्लाइडर को दाईं ओर चाहे बाईं ओर और स्लाइड करते जाएं, ठीक है, तो होगा ये कि कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा जिसको हम बी नाम दे रहे हैं, जहां पर पॉइंटर को रखने पर ये एक यूनिक पॉइंट होगा। इस पूरे 1 मीटर लंबी वायर के ऊपर एग्जैक्टली एक ही पॉइंट मिलेगा, यूनिक पॉइंट, जहां पर जब आप इस जॉकी के स्लाइडर को प्लेस करोगे तो गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन में होगा, जो कि बैलेंस कंडीशन हमारी होती है। और इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में अगर आपने कहीं भी रखा तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो है डिफ्लेक्ट होगा। मान लो कि राइट साइड को डिफ्लेक्ट होता है, तो अगर बी के राइट साइड में हम ले जाएंगे इस स्लाइडर को, जॉकी के पॉइंटेड एंड को, मेटालिक पॉइंटेड एंड को, तो क्या होगा कि फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, वो अपोजिट साइड में होगा। ध्यान देना, ये जो बी पॉइंट है नल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। इस नल पॉइंट के बाईं ओर कहीं भी अगर हम जॉकी की पॉइंटर को रिप्लेस करते हैं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा ही करेगा, अगर हमारे सारे कनेक्शन सही हैं तो, ठीक है। और यदि हम इस जॉकी के पॉइंटर को इस बी पॉइंट के राइट हैंड साइड में कहीं पर रखते हैं तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इफ ऑल कनेक्शंस आर ओके, ऑल करेक्शंस आर करेक्ट, ठीक है। एक यूनिक पॉइंट बी मिलेगी कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं करूँ यहीं पर मिलेगी वो, ये डिपेंड करेगी इन पी क्यू आर एस की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। यहाँ अभी पी और क्यू का मतलब क्या है अभी समझाना बाकी है। एस तो समझ गया, नॉन रेसिस्टेंस, आर रेसिस्टेंस बॉक्स में एक नॉन वैल्यू का रेसिस्टेंस जो हम लिए होंगे, हमें मालूम होगा पहले से 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम जो भी लेंगे, ठीक है। और पी और क्यू ये जो दो और रेसिस्टेंस हो गए, उनकी वैल्यू के बारे में अभी जानते हैं क्या हो। तो मान लो कि जॉकी को इस पॉइंट पर हम प्लेस करते हैं बी पॉइंट पर, तो सपोज करो कि गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन में आ गया, ठीक है। तो ये वो कंडीशन होगी, ये वो पोजीशन है जिसको हम नल पॉइंट का नाम देंगे। अब बी पॉइंट से बाईं ओर ये जो ए पॉइंट है जहां से ये वायर, मैग्नीन वायर स्टार्ट होता है, तो ए और बी के बीच की बैलेंस लंबाई हम मेजर करेंगे। क्योंकि इसके नीचे स्केल है, वुडन स्केल, तो बड़े आसानी से उस वुडन स्केल पर हम देख लेंगे कि बी जो है ए से, ए 0 पर होगा तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी है। मान लो ये 60 सेंटीमीटर लंबाई आती है, ठीक है। तो बी से सी के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। मान लो कि ए से बी के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो बी से सी के बीच की दूरी 70 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये समझ ही रहे हो तुम लोग। अब मान लो कि ए से बी के बीच की दूरी, एक जनरल बात कर रहे हैं, मान लो कि ये स्मॉल एल है, तो एक बात स्पष्ट हो गया कि बी से सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ये कनेक्शन करके और उसके बाद जॉकी को डिफरेंट पॉइंट्स पर रख के बैलेंसिंग पॉइंट सर्च करते हैं, और ये जो एल लेंथ हुआ ये बैलेंसिंग लेंथ कहलाता है। अब एक और बात, अभी सारे कनेक्शन नहीं हुए हैं, अब ए और सी पॉइंट के बीच एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं जिसकी ईएमएफ हमें मालूम होगी। मान लो कि एक बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दी, ए सी के बीच हमने जिस बैटरी की ईएमएफ वैल्यू ई है,
ठीक है, 5 वोल्ट 7 वोल्ट जो भी है, ठीक है। एक्चुअल में फिजिक्स लैब में हम एलिमिनेटर, बैटरी एलिमिनेटर का इस्तेमाल करते हैं कि एक बॉक्स जैसा डिवाइस होता है, डिटेल में बताऊंगा जब प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग तो। और वो जो एसी सप्लाई हम ले रहे होंगे सॉकेट से लैब में मौजूद, उसको वो डीसी में बदलने का काम करता है। और उस बैटरी एलिमिनेटर में एक नॉब होता है जिसको हम 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट जितना चाहें हम उस पर रख सकते हैं और हमें डीसी आउटपुट मिलता है। तो उसमें 2 स्क्रू जो होते हैं उनसे हम ए और सी को कनेक्ट कर देते हैं और इस तरह से उस बैटरी एलिमिनेटर से हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज आउटपुट के रूप में मिलता रहेगा। और वो हमें नोन होता है कि हमने कितना वोल्टेज, कितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच सेटअप किया है। तो हियर EMF ई का मतलब समझ लो कि बैटरी एलिमिनेटर की EMF वैल्यू जो भी वोल्टेज होगी जो कि हमें नोन होगी। और एक की कनेक्ट होगा यहाँ पर, 1 वे की यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और इस की मदद से हम सर्किट में जब चाहें करंट भेज सकते हैं ऑन करके, जब चाहें इसको ऑफ पोजीशन में रख सकते हैं। तो ये सारा कनेक्शन हो गया। तो इसमें इतना सिस्टम जो होगा ये तो उस वुडन बोर्ड पर कनेक्टेड होगा और ये आपका अलग से कनेक्शन होगा जो एक एलिमिनेटर के साथ की और कनेक्टिंग वायर्स का कनेक्शन होगा। इतना पूरा सिस्टम जो है आपका, ये पूरा सिस्टम ये वुडन बोर्ड पर होगा। इतना कनेक्शन एक वुडन बोर्ड पर होगा। मैं अलग से एक पिक्चर भेजूंगा आपको स्लाइड वायर ब्रिज का, मीटर ब्रिज का, उससे और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना होगा अब आपको कि हम कैसे कहें कि यहाँ पर वो व्हीटस्टोन ब्रिज के जिसकी बैलेंस कंडीशन वाले प्रिंसिपल पर ये काम करता है। पहले तो ये समझो कि यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है, तो समझाना पड़ेगा इसको ठीक से। तुम पहले ये बताओ, अब मैंने पहले ही कहा कि एसी वायर जो है मैग्नीन का, ये अच्छी खासी रेसिस्टेंस रखता है। तो मान लो कि बी पॉइंट पर ये सारे कनेक्शन और की ऑन करने के बाद मान लो कि स्लाइडर को जॉकी की जो पॉइंटर है उसको बी पॉइंट पर रखने पर मान लो कि नल पॉइंट वाली पोजीशन आ गई, यानी गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन वाली कंडीशन में आ गया। ठीक है, अब बी से ए की जो दूरी अगर एल है, बी से सी के बीच की दूरी 100 - L है, तो ये बताओ ए बी लेंथ की यानी कि स्मॉल एल मीटर लंबी जो मैग्नीन वायर है इसकी कुछ रेसिस्टेंस होगी। ठीक है, मान लो कि वो रेसिस्टेंस वैल्यू P है। वैसे ही B से C के बीच जो पोर्शन वायर का बच गया 100 - L मीटर लॉन्ग, इसकी भी कुछ रेसिस्टेंस होगी, मान लो कि वो Q है। ठीक है, तो 2 रेसिस्टेंस तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं, P इस वायर की L मीटर लॉन्ग वायर की रेसिस्टेंस के रूप में और BC वायर जो है इसकी रेसिस्टेंस Q के रूप में दिख रही है तुम्हें। एक रेसिस्टेंस R हो गया यहाँ पर, इस एक वो अननोन रेसिस्टेंस हो गया जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 4 रेसिस्टेंस तो तुम्हें दिख गए। इसको मैं अब इसी सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट इसका मैं दिखला रहा हूं जो कि अब तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में दिखेगा। अब तुम देखो ए और डी के बीच, यहां से ए कॉपर स्ट्रिप्स ये जो कनेक्टेड हैं इनकी रेसिस्टेंस कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल है, इसको हम बिल्कुल जीरो मानकर चलेंगे और प्रैक्टिकली होती भी है। तो ए से होकर के, यहाँ से होकर के अगर हम आते हैं इस रेसिस्टेंस बॉक्स से होकर के, तो तुम देखो ए और डी के बीच आर रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। ए और डी के बीच, यहाँ मैं अलग से दिखा रहा हूँ, ये देखो ए और डी के बीच ये एक नॉन वैल्यू का रेसिस्टेंस यहाँ जुड़ गया, देख लो। ठीक है, ए और डी के बीच। फिर डी और सी के बीच, ध्यान देना ये सी, ये कॉपर स्ट्रिप की रेसिस्टेंस 0 हो गई। जो भी रेसिस्टेंस है डी और सी के बीच, ये सी और डी के बीच सिर्फ और सिर्फ इस अननोन रेसिस्टर की रेसिस्टेंस वैल्यू होगी। मैंने पहले ही कहा, फिर रिपीट करूँ, कॉपर स्ट्रिप्स की रेसिस्टेंस 0 लेंगे हम, तो बिकॉज दिस मटेरियल्स आर हाईली कंडक्टिव। ठीक है, तो सी और डी के बीच एस रेसिस्टेंस हो गया जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो तुम देखो डी और सी के बीच एस रेसिस्टेंस हो गया अननोन वैल्यू वाला। ठीक है, अब तुम्हें कुछ कुछ लग रहा होगा कि हाँ ये लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा। अब देखो ए और बी के बीच ये एल मीटर लंबाई की जो मैग्नीन वायर है इसकी रेसिस्टेंस जिसको हमने पी लिया, तो देखो ए और बी के बीच कनेक्शन है। तो ए, मान लो ये बी पॉइंट यहाँ है, तो ए और बी के बीच पी ओम का रेसिस्टेंस जुड़ गया इस एल मीटर लंबी मैग्नीन वायर की रेसिस्टेंस के रूप में। अब तुम देखो बी और सी के बीच, ध्यान देना सी और बी के बीच ये इतनी लंबी वायर 100 - L मीटर लॉन्ग एंड मैग्नीन वायर की रेसिस्टेंस मान लो कि वो Q है। तो
अब तुम्हें दिख रहा है ये सर्किट और ये सर्किट दोनों इक्विवेलेंट हो गए। तुम एक और बात देखो, ए और सी के बीच जैसे यहाँ हमने बैटरी कनेक्ट किया है और ये की कनेक्ट किया है, तो हमने यहाँ उसको अलग दिखा दिया। ए और सी के बीच एक बैटरी कनेक्शन, एक की का कनेक्शन, ठीक है। तुम साथ ही एक और चीज़ देखो, डी से होकर के ये कनेक्टिंग वायर एक रेसिस्टेंस बॉक्स से होकर एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ रही है, फिर गैल्वेनोमीटर का दूसरा छोर जो है नेगेटिव एंड से होकर के ये जॉकी कनेक्ट हो रही है, जो कि बी पॉइंट पर, बैलेंसिंग पॉइंट पर मिल रही है। तो डी और बी के बीच, कहाँ, डी और बी के बीच देखिए गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया, डी और बी के बीच गैल्वेनोमीटर कनेक्शन हो गया। मैंने रेसिस्टेंस बॉक्स को दिखलाया नहीं है, मैं अलग से बताऊंगा इस रेसिस्टेंस बॉक्स का रोल क्या होता है। तो डी और बी के बीच गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन हो गया। तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि वाकई ये जो सर्किट है ये दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, ठीक है। अब जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड ये जो जॉकी है इसको डिफरेंट पॉइंट्स पर रखते हैं और अगर वो पॉइंट नल पॉइंट नहीं है तो गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, या तो डी से बी करंट फ्लो होगा या बी से डी करंट फ्लो होगा, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अनबैलेंस्ड कंडीशन में होगा। एक यूनिक पॉइंट पर, पॉइंट बी पर मान लो कि गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, यानी कि पॉइंट बी नल पॉइंट है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इस यूनिक पॉइंट के लिए हो क्या रहा है कि ये पी, क्यू, आर और एस जो हैं उस बैलेंसिंग, इनके वैल्यूज जो है उस बैलेंसिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो हमने पी बाई क्यू इजकल टू आर बाई एस के रूप में ऑब्टेन किया है। और मैंने ये भी समझाया था कि जब ऐसा होता है तो गैल्वेनोमीटर इसलिए नॉन डिफ्लेक्शन वाली पोजीशन में होता है क्योंकि बी और डी पॉइंट के पोटेंशियल्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ध्यान देना, बी और डी के पोटेंशियल जब सेम हो जाएंगे, जिन दो पॉइंट्स के बीच एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो किया जाएगा। इसीलिए हमें ये बी के रूप में एक यूनिक पॉइंट मिलेगा इस वायर के ऊपर, मैग्नीफाइंग वायर के ऊपर, और इसी के लिए, इसी पॉइंट को, इसकी पोजीशन को ऑब्टेन करने के लिए ही हमें सारा प्रैक्टिकल करना होता है, ताकि हमें ये बैलेंसिंग पॉइंट और ये फिर बैलेंसिंग लेंथ मिल जाए, और ताकि हम प्रैक्टिकल को आगे बढ़ा करके फॉर्मूला यूज करके कार्रवाई कर सकें। अब सवाल है कि तुम इस कंस्ट्रक्शन पार्ट को तो समझ गए, ये भी समझ गए कि दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। बैलेंस कंडीशन में बी और डी के पोटेंशियल चूंकि सेम हो जाएंगे, सो गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। अब ये वर्क कैसे करता है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक सूटेबल वैल्यू की रेसिस्टेंस यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमें मालूम रहेगी 2 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 3 ओम जो भी होगा, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस जॉकी को डिफरेंट प्लेसेस पर रख के हम देखेंगे कि वो कौन सी पॉइंट है जहाँ ये नॉन डिफ्लेक्शन वाली पोजीशन में आता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर बिल्कुल बीच में 0 पर आ जाता है, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिकल करेंगे, और जब जिस पोजीशन पर ऐसा मिल जाता है उसके बाद ये जो वायर के नीचे लगा हुआ स्केल है उसकी मदद से हम एल रीड कर लेते हैं, ये लंबाई ए बी की लंबाई, और फिर उसके बाद ये बी सी की लंबाई 100 माइनस एल रीड हो जाती है। और उसके बाद चूंकि बी पॉइंट नल पॉइंट आ गया, यानी कि हमने ये एक वो पॉइंट ऑब्टेन कर लिया जिस पॉइंट और ए पॉइंट के बीच की रेसिस्टेंस और इस पॉइंट और सी पॉइंट के बीच की रेसिस्टेंस पी और क्यू के रूप में उस कंडीशन को फुलफिल कर रही है, विच इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि पी बाई क्यू यानी कि ये रेसिस्टेंस ए बी और बी सी रेसिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो मान लो कि ये जो वायर है चूंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, तो इसकी यूनिट लेंथ जो है, मान लो 1 सेंटीमीटर लंबाई का जो रेसिस्टेंस है वो सिग्मा ओम पर सेंटीमीटर है। तो एल मीटर लंबी वायर का, एल मीटर लंबी यानी कि ए से बी के बीच की जो लंबाई है वायर की, इतनी लंबी मैग्नेट वायर की रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो पी हम नाम दे रहे हैं वो सिग्मा इंटू एल हो जाएगी। और सेंटीमीटर लेंथ की रेसिस्टेंस सिग्मा, तो एल सेंटीमीटर लॉन्ग वायर की रेसिस्टेंस एल इंटू सिग्मा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर वायर की रेसिस्टेंस 100 माइनस एल इंटू सिग्मा होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बैलेंस कंडीशन में P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल में P बाई क्यू जिसको हम R बाई एस के इक्वल लिखेंगे, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ ए बी अपॉन रेसिस्टेंस ऑफ बी सी हो गया। ध्यान देना, P का मतलब रेसिस्टेंस ऑफ ए बी, Q का मतलब रेसिस्टेंस ऑफ बी सी, तो P अपॉन Q का मतलब रेसिस्टेंस ऑफ ए बी अपॉन रेसिस्टेंस ऑफ बी सी, और ए बी का मतलब रेसिस्टेंस ऑफ ए बी का मतलब सिग्मा इंटू एल, रेसिस्टेंस ऑफ बी सी का मतलब सिग्मा इंटू 100 माइनस एल, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया,
ये आ गया स्मॉल एल अपॉन 100 माइनस एल, जिसमें एल हमें बड़ी आसानी से हमने मालूम कर लिया है स्केल पर रीडिंग देख करके कि नल पॉइंट से जो है ए पॉइंट की बीच की दूरी कितनी है, और उसके वो पता करते ही हमने 100 माइनस एल भी मालूम कर लिया। तो अब चूंकि P बाई क्यू इजकल टू R बाई एस और P बाई क्यू आ गया स्मॉल एल बाई 100 माइनस एल, तो R अपॉन एस हो जाएगा स्मॉल एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर R तो आपको मालूम है कि रेसिस्टेंस बॉक्स में आपने कितनों का रेसिस्टेंस वो इंट्रोड्यूस कर रखा है। स्मॉल एल अभी आपने डिटरमाइन किया प्रैक्टिकल करके, बैलेंसिंग लेंथ मालूम किया, नल पॉइंट पता करके। ठीक है, नल पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर नॉन डिफ्लेक्शन वाली पोजीशन में आ जाए। अब S हमें मालूम करना है, तो देखो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लो। S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस एल अपॉन स्मॉल एल हो जाएगा, और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम फिजिक्स लेबोरेटरी में करेंगे, और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। और एक बार जो अननोन रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें मालूम हो गई, ठीक है, मेरा मतलब कि ये जो अननोन रेसिस्टेंस है इसकी रेसिस्टेंस मालूम हो गई, और ये रेसिस्टेंस अगर मान लो कि एक सर्टेन लेंथ की वायर का है जिसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, और वो जिस मटेरियल से भी बनी है उसकी रेसिस्टिविटी हमें निकालनी है। क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिकल यही करना होता है, आपको प्रैक्टिकली क्या करना होगा, एक अननोन रेसिस्टर एस की रेसिस्टेंस वैल्यू निकालनी होती है, फिर उसके बाद वो एक्चुअल में जो रेसिस्टेंस अननोन दिया होगा वो आपको एक वायर के रूप में दिया होगा, किसी मटेरियल की एक सर्टेन लेंथ की वायर दी होगी, वो सर्टेन लेंथ भी आप निकालोगे स्केल से मेजर करके लैब में, फिर उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पता करोगे स्क्रू गेज डिवाइस की मदद से। मैंने बताया था आप लोगों को 11th में, स्क्रू गेज डिवाइस उसके डायमीटर मेजर करेंगे, फिर उसका हाफ करके रेडियस निकालेंगे, फिर पाई आर स्क्वायर करके उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेंगे। तो एक्चुअल में जो अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू आप निकालेंगे उस वायर की लेंथ आपको गिवन होगी, या फिर आपको वो लेंथ भी स्केल से मेजर करनी होगी। तो जो प्रैक्टिकल आपको करना होगा एक्चुअल में उस वायर की जिस मटेरियल से वो बनी है उसकी रेसिस्टिविटी रो निकालनी है। तो सबसे पहला काम तो हम उसकी रेसिस्टेंस निकालेंगे, और एक बार रेसिस्टेंस S निकल गया तो उसके बाद स्क्रू गेज डिवाइस की मदद से उसकी थिकनेस मेजर करेंगे। मान लो यही वायर है तो स्क्रू गेज की मदद से हम क्या करेंगे, इसकी डायमीटर निकालेंगे, फिर इसका हाफ करके रेडियस निकालेंगे, और फिर उसकी मदद से पाई आर स्क्वायर करके, बिकॉज द एरिया इज सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए निकाल लेंगे। और रेसिस्टिविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो तुम जानते हो रेसिस्टिविटी इक्वल टू R A अपॉन L होता है। ठीक है, याद करो फॉर्मूला कि रेसिस्टेंस बराबर होता है रो L अपॉन A। सो रेसिस्टिविटी रो कितनी हो जाएगी, रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L होगी। तो चूंकि एक गिवन लेंथ की वायर की आपको रेसिस्टिविटी रो निकालनी है तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, R इंटू A अपॉन L करेंगे। R का मतलब यहाँ पर S हुआ, S अननोन रेसिस्टेंस की रेसिस्टेंस जो हम निकाल चुके हैं प्रैक्टिकली। A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, A का मतलब पाई आर स्क्वायर करेंगे, R निकालने के लिए स्क्रू गेज की मदद लेंगे आप वहाँ पर फिजिक्स लैब में। और L डैश, ध्यान देना ये L नहीं L डैश है। L डैश क्या है, तो उस वायर की लेंथ है जिस वायर की मटेरियल की हमें रेसिस्टिविटी निकालनी है, जो कि आप स्केल से आप प्रैक्टिकली आप लैब में मेजर करोगे, जो कि बड़ा आसानी से काम किया जा सकता है। तो मान लो कि उस एक गिवन लेंथ ऑफ वायर है जिसकी लंबाई L डैश है, उसकी स्क्रू गेज से हमने वो रेडियस निकाली है स्मॉल r, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गई पाई आर स्क्वायर, अननोन रेसिस्टेंस जो उसकी है S वो हम निकाल ही चुके हैं। तो हम उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी की वैल्यू इस प्रैक्टिकली हम इस तरह से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अब S की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है तो इक्वेशन 1 से S की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन L डैश। आपको यहाँ सब कुछ मालूम है, देखो स्मॉल एल बैलेंसिंग लेंथ आप निकाल चुके हो, कैपिटल R वो जो रेसिस्टेंस बॉक्स में नॉन रेसिस्टेंस वैल्यू आपने इंट्रोड्यूस किया वो आपको मालूम है, स्मॉल r जो वायर जिसकी आप रेसिस्टिविटी निकालने जा रहे हो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए उसका स्क्रू गेज से आपने स्मॉल r उसकी रेडियस निकाल रखी है, स्केल से आप उसकी लंबाई मेजर कर चुके होगे। L डैश, ध्यान देना L और L डैश बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। L डैश इज द लेंथ ऑफ दैट वायर हुज रेसिस्टिविटी हैज़ टू बी डिटरमाइंड, where small l is the balancing length. So these two things must be carefully differentiate. ठीक है, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके फिजिक्स लैब में किसी गिवन अननोन रेसिस्टर की रेसिस्टेंस और साथ ही उस मटेरियल की रेसिस्टिविटी हम निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको इस मीटर ब्रिज पर बेस्ड। मुझे उम्मीद है कि इसकी पूरे प्रिंसिपल, वर्किंग और पूरे कॉन्सेप्ट को और रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज हैं इनको आपने ठीक से लर्न किया होगा, समझा होगा। और आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।